तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। कल की कहानी नहीं सुना पाया, उसकी मजबूरियां थी, कई काम थे, कुछ शूट था और इस वजह से ये मिस हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए। सबसे अच्छा एक मेल आया जिसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सीधे दिल पे लगी। उनकी मेहनत और वो सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के एक में काम करते हैं, उनका मेल पढ़ा मैंने कि डेली वो अपनी सख्त ड्यूटी के बाद घर लौटते हैं, थके होते हैं और कहानी सुनते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है और वो आराम से सो जाते हैं। 2 दिन से दिल्ली में सारे वाइन शॉप खुल गए हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, तो उनकी ड्यूटी वहीं लगा दी गई है, लोगों को हैंडल करना, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो उनका कहना था 2 दिन से काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी थक गए थे, और कल जब वो घर पहुँचे और रात को कहानी सुनने की कोशिश की तो कहानी ही नहीं थी और बड़ी मुश्किल हुई। तो मैंने कहा कि कल थोड़ा काम था, इस वजह से कहानी नहीं हो पाई। आप और भी बहुत सारे लोगों के इस तरह के मेल आए, तो हमेशा की तरह उसके लिए आप लोगों से माफ़ी, क्योंकि जब ज़रूरी बहुत होता है तभी मैं गायब रहता हूँ या भागता हूँ, वरना हमेशा आपके साथ हाजिर रहता हूँ। तो कल के लिए माफ़ी, लेकिन आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और आज की कहानी के बाद आखिर में बहुत सारे लोगों को बड़ी खुशी भी हुई क्राइम तक की फैमिली की लिस्ट देखकर कि बहुत सारे लोगों के बर्थडे, बहुत सारे लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है आज और कल, और उन सब ने बड़े लंबे लंबे बहुत दिनों से मेल लिखा, तो सबको नोट करके भी लाया हूँ। और कुछ और लोग हैं जिन्होंने कुछ फरमाइश की, उनके भी आज नाम बड़े ज़माने के बाद लिख कर लाया हूँ। तो ये कहानी के आखिर में आज की कहानी शुरू करते हैं। एक कत्ल जब भी कोई होता है या क्राइम होता है तो हमेशा ये इंसान कोशिश करता है कि ऐसी जगह पे वो गुनाह करे, जुर्म करे, जहाँ लोगों की नज़रें ना पड़ें, जहाँ पे पकड़े जाने का कोई ख़तरा ना हो और जहाँ से बचना आसान हो। ये कहानी आज की ऐसी है कि जो एक स्टेट या एक शहर की सबसे महफूज जगह, सबसे सुरक्षित ठिकाना, उस सुरक्षित ठिकाने के अंदर एक कत्ल, न सिर्फ कत्ल बल्कि बाद में पता चलता है रेप भी, और 15 साल तक इस गुनाह को छुपा कर रखा जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी जगह पे कोई कत्ल हो सकता है, कोई रेप हो सकता है, लेकिन हुआ क्योंकि लाश वहीं से मिली। किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे जो मजबूत जगह है, सबसे सुरक्षित जगह होती है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का घर होता है, ऑफिशियल रेजिडेंस जो होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे सारी सुरक्षा होती है, चौकसी होती है। अब सीएम हाउस से ही अगर कोई लाश निकल आए और वो भी 15 साल के बाद, और 15 साल तक उस लाश वो जो है वो एक राज ही बनी रहे, तो सोच के ही अजीब लगता है। लेकिन ये कहानी वही है। बात त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा नहीं स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा हमेशा से, और वहाँ पे ज़्यादातर लेफ्ट पार्टी की सरकार रही। अभी लास्ट इलेक्शन जो हुआ उसमें बीजेपी की वहाँ पे सरकार बनी, पहली बार बीजेपी वहाँ पे आई है। तो ये कहानी तब की है जब त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार थी, बल्कि लेफ्ट की पूरी तरह से सरकार नहीं थी, एक मिलीजुली सरकार थी। त्रिपुरा लेफ्ट फ्रंट और त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, इन दोनों के गठबंधन से सरकार बनी हुई थी। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे वो थे मणिक सरकार काफ़ी नाम मणिक सरकार का। तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, हम सभी को पता है। अगरतला में ही मुख्यमंत्री निवास यानी कि चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस। लेकिन उस वक्त जब मणिक सरकार मुख्यमंत्री बने तो उनका अपना भी अगरतला में एक अच्छा खासा घर था। तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री निवास में अभी नहीं रहूँगा, अभी अपने घर में ही रहूँगा। और तब मुख्यमंत्री निवास को इस्तेमाल करने के लिए जो उन्होंने दे दिया सौरभजीत दत्ता को। सौरभजीत दत्ता उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। पीडब्ल्यूडी का भी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री निवास यानी कि सीएम रेजिडेंस में उस वक्त सौरभजीत दत्ता को उन्होंने दिया। जब ये कहानी जब की है तो अगरतला में ये सीएम रेजिडेंस 2 हिस्सों में है। उसी के अंदर उनके अपने जो सुरक्षा गार्ड हैं और बाकी स्टाफ हैं सीएम हाउस के, उनका भी घर है, और सीएम का अपना पूरा घर है, बड़ा सा घर है, उसमें छोटा मोटा ऑफिस, वो सारी चीज़ें भी हैं। इसी सीएम ऑफिस के स्टाफ क्वार्टर में कुछ लोगों को शिकायत होती है एक दिन कि उनके यहाँ
जो पानी है सेप्टिक टैंक से, ख़ासतौर पे टॉयलेट में, वो नहीं आ रहा है। तो पहले खुद ही लोगों ने चेक करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर उन्होंने कंप्लेन की। तो फिर जो मज़दूर हैं वो पहुंचे सीएम रेजिडेंस के अंदर, और उन्होंने उस टॉयलेट में पानी क्यों नहीं आ रहा है इसको जानने के लिए अलग अलग चीज़ों को चेक करना शुरू किया। और चेक करते करते अचानक वो एक सेप्टिक टैंक तक पहुंचते हैं। सेप्टिक टैंक को जब खोला जाता है तो मज़दूर देखकर दंग रह जाते हैं। उस सेप्टिक टैंक पे एक इंसानी खोपड़ी और 9 अलग अलग हड्डियाँ, जिस्म की अलग अलग हिस्सों की, वो पानी में सेप्टिक टैंक के अंदर। मज़दूरों की चीखें निकल जाती हैं। इसके बाद बात जो है वो फैलती है बहुत तेज़ी से कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर सेप्टिक टैंक में एक इंसानी खोपड़ी मिली है, 9 हड्डियाँ मिली हैं, अस्थि पंजर, मतलब कुल मिलाकर वो सारी चीज़ें जोड़ लें तो पूरी एक इंसानी लाश बनकर तैयार हो जाती है। तो कोई भी ऐसा हिस्सा और हिस्से का कोई हड्डी गायब नहीं थी, वो सब सेप्टिक टैंक में थी। सेप्टिक टैंक चूँकि गंदा हो चुका था और पानी भी उसका अजीब था और नीचे काई जमी हुई थी, तो वो जो हड्डी और खोपड़ी थी वो बिल्कुल काले रंग की थी। मतलब एक तरह से तो पहचान में भी नहीं आए कि ये, अगर खोपड़ी साबुत ना होता तो शायद पहचान में भी नहीं आता कि ये इंसान की ही हड्डियां हैं या इंसान की खोपड़ी है। लेकिन खोपड़ी साबुत थी, इसलिए वो बनावट के हिसाब से पता चला कि ये इंसानी खोपड़ी है और ये एक तरह का कंकाल है। लाश मिलते ही हड़कंप मच जाती है। लाश को भेजा जाता है। लाश के नाम पे कुछ था नहीं। अब सवाल ये कि ये लाश किसकी है, कहाँ से आई? मुख्यमंत्री जैसे निवास पे जहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक में कोई किसी ने कैसे रखा? लेकिन ये सारी चीज़ें तो बात की बात थी। पहले तो ये पता करना था कि ये भैया लाश किसकी है। इससे भी बड़ी बात ये कि ये लाश किसी लड़के की है कि लड़की की है, ये भी मालूम नहीं, क्योंकि उस स्कल से या खोपड़ी से या बाकी हड्डियों से ये पता ही नहीं चल रहा था कि मरने वाला है या मरने वाली है, यानी कि लड़का है या लड़की है। तो अजीब मुश्किल थी। लेकिन अगरतला पुलिस को अब ये सारी चीज़ें, जब सेप्टिक टैंक से बाहर निकला, उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो मणिक सरकार थे, मुख्यमंत्री, एक किसी फंक्शन में भाषण दे रहे थे। जब मज़दूर ने सेप्टिक टैंक देखा और उसके बाद अचानक वो कोहराम मचा, तो फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पहुंची और फिर पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को बताया। तो अगरतला में ही मुख्यमंत्री एक पब्लिक कहीं पे एक भाषण था वो दे रहे थे। तो जो त्रिपुरा के आला पुलिस अफसर हैं वो फ़ौरन ये खबर सुनते ही सीधे मुख्यमंत्री की तरफ भागते हैं, उस फंक्शन में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री के कान में जाके धीरे से बताते हैं कि आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर सेप्टिक टैंक से इंसानी लाश मिली है, लेकिन खोपड़ी की और हड्डियों की शक्ल में। अब ये बड़ी बात थी, इसलिए कि एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर ये चीज़ें मिले तो पहला शक तो आपको सीधे मुख्यमंत्री पे ही कि भाई आपके रहते हुए यहाँ बाकी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, और सीधे ब्लेम मुख्यमंत्री पे आएगा। तो मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, उनकी भी थोड़ी सी हवा ख़राब हुई और उन्होंने सीधे उस पुलिस अफसर से कहा कि आप फ़ौरन पुलिस भेजें और इसकी जितनी भी गहराई से आपको जाँच करनी है आप जाँच कीजिए। हरी झंडी मिलते ही अब अगरतला पुलिस लग गई। उसने सारी चीज़ें उठाई। पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसको SFL भेजा, मतलब स्टेट फॉरेंसिक लैब में, ताकि वो इसकी जांच कर सके। अब स्टेट फॉरेंसिक लैब में उस वक्त ये बात है जिस दिन ये बॉडी निकली, माफ़ कीजिएगा तारीख बताना आपको भूल गया, 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005, जिस दिन ये सेप्टिक टैंक खोला गया और मज़दूर ने निकाला और फिर पुलिस को खबर मिली। तो 5 जनवरी 2005 को जैसे ही ये हड्डियाँ और खोपड़ी बाहर आई, उसके बाद पुलिस ने इसको SFL को भेजा। स्टेट फॉरेंसिक लैब अगरतला में ही था। अगरतला में जब वो आया तो अब उनके सामने बड़ी दिक्कत ये थी। पुलिस ने कहा कि पहले तो ये पता करो कि ये मेल है या फीमेल है मरने वाला, इसकी एज क्या है और ये कब से सेप्टिक टैंक में। तो फॉरेंसिक लैब ने उसके बाद अपनी जांच शुरू की और उस जांच में उन्होंने ये कहा कि हम इसका लिंग नहीं बता सकते कि ये लड़का है या लड़की है। उसकी वजह ये कि उसने कहा कि हमारे पास अगरतला में उस वक्त इसकी इतनी सुविधा नहीं है और ये लिंग जो है ये DNA के ज़रिए ही पता चल सकता है, और उस वक्त DNA कोलकाता में या फिर हैदराबाद में। तो अगरतला SFL ने अपनी तमाम कोशिश की, लेकिन वो
उस मरने वाला या मरने वाली है, ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। हाँ, अगरतला पुलिस से दो चीज़ें ज़रूर जानकारी मिली जो बड़ी अहम थी। पहली ये, और चौंकाने वाली, जिससे थोड़ी सी माणिक सरकार को भी राहत मिली, वो ये कि ये कंकाल, ये खोपड़ी सेप्टिक टैंक के अंदर 15 साल पहले से थी। मतलब कत्ल 15 साल पहले हुआ था। और 2005 5 जनवरी को, जैसा मैंने बताया कि आपको ये बाहर निकला, और 15 साल जाएं पीछे तो इसका मतलब है कि 1990-91 के आसपास ये कत्ल हुआ। 15 साल से एक लाश सेप्टिक टैंक के अंदर पड़ी हुई है और किसी को नहीं मालूम, वो भी चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर। ये अपने आप में चौंकाने वाली थी। तो एक जो अगरतला फॉरेंसिक लैब है उसने ये क्लियर किया कि ये लाश, ये हड्डियाँ, ये खोपड़ी, ये 15 साल पुरानी है, यानी 15 साल पहले कत्ल हुआ। दूसरी जो एक चीज़ बताई जिससे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं था, वो ये बताया कि इस जो खोपड़ी के अलावा 9 हड्डियाँ मिली जिसमें के अलग अलग हिस्सों की, उसमें एक हड्डी कलाई की भी थी, और उस कलाई के साथ एक प्लास्टिक की चूड़ी का टुकड़ा लगा हुआ था, और सेप्टिक टैंक के अंदर से उस कलाई के साथ मिला। तो प्लास्टिक की चूड़ी कलाई के साथ उस हड्डी, मतलब कलाई तो रही नहीं। ये इशारा करती थी कि शायद मरने वाला कोई लड़की है, मतलब वो मरने वाला नहीं, मरने वाली है। लेकिन पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते थे, इसलिए कि जब तक वो डीएनए या बाकी चीज़ें नहीं हो जाए उससे आप साबित नहीं कर सकते हैं कि ये लिंग इसका क्या था, लड़का या लड़की, सिर्फ एक प्लास्टिक की चूड़ी के आधार पर। लेकिन अगरतला लैब के हिसाब से जो चूड़ी मिली थी वो उस कलाई के साथ, ऐसा लगता था कि शायद वो पहने भी हो और वो लड़की हो। लेकिन अगरतला लैब ने साथ में ये भी कहा कि इस बारे में वो यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। तो अब दो चीज़ें हो गई, एक की लाश 15 साल पुरानी है और दूसरी के साथ में चूड़ी मिली, तो बहुत मुमकिन है कि ये लड़की की लाश हो, लेकिन पुख्ता तौर पे कुछ नहीं मालूम। एक चीज़ और पता चली, और वो ये कि सारी चीज़ों को और साइंटिफिक तौर पे देखने के बाद अगरतला लैब ने यह भी कहा कि इस लाश के साथ कुछ ज़्यादती हुई है, मतलब हड्डियों के साथ। वो हड्डियाँ के ज़रिए कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की, और वो ये था डाउट कि अगर ये लड़की है तो इसके साथ पहले रेप हुआ और रेप के बाद मर्डर हुआ। लेकिन फिर वही है कि पुख्ता तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये लैब की रिपोर्ट थी। अब जैसे इस लैब की रिपोर्ट आई और ये चूड़ी वाली बात आई प्लास्टिक की, ये खबर रिपोर्ट लीक हो गई त्रिपुरा में, अगरतला में। अब जितनी मीडिया थी उसने इसको छाप दी। इसके बाद जो विपक्ष थी वहाँ के त्रिपुरा की राजनीति में, उन्होंने इसको इशू बना लिया। कांग्रेस, बीजेपी और बाकी दलों ने मिलकर अब मांग करने लगे कि इसमें मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दें, माणिक सरकार, और उस मामले की जांच सीबीआई को दी जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने तब मामले की जांच सीआईडी को दे दी और सीआईडी से ही कहा कि आप जांच करें। लेकिन अब चूड़ी और इसकी मरने वाली हो सकता है लड़की हो और उसके साथ रेप भी हुआ हो, वो भी सीएम के अंदर से लाश मिली है, इसलिए मामला गंभीर हो गया। तो अब विपक्ष भी सड़कों पर आ गया, धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि वहाँ त्रिपुरा विधानसभा में ये मामला गूंजने लगा। और एक ही मांग थी कि सीएम इस्तीफा दें और मामले की जांच सीबीआई को की जाए ताकि सच सामने आ सके। इस लैब की रिपोर्ट के बाद मामला इतना तूल पकड़ा, इस्तीफे तक बात आई, विधानसभा चलने नहीं दिया जा रहा था, सड़कों पर धरना प्रदर्शन, कि आखिरकार मुख्यमंत्री माणिक सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई को रेफर कर दी और कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। अब ये मामला सीबीआई के पास पहुंच जाता है। सीबीआई के पास कुल मिलाकर चुनिंदा चीज़ें थी। एक खोपड़ी जिसका कोई चेहरा नहीं, 9 हड्डियाँ, और स्टेट फॉरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट कि लाश 15 साल पुरानी है, और एक प्लास्टिक की चूड़ी मिली है। इसके अलावा ना मरने वाली या मरने वाला का कोई पहचान, ना कोई अता पता, और कुछ नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं। और अगर ये 15 साल पुरानी है तो और भी मुश्किल काम है। सीबीआई ने लेकिन कहा कि हम अपनी जांच करेंगे, शुरू तो एक जगह से करेंगे, और वो ये है कि जिस जगह पे ये सेप्टिक टैंक था उसके पास जो घर थे, वो उन लोग ज़्यादातर वहाँ पे रहते थे जो सीएम की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। तो जब उनकी ड्यूटी ऑफ होती थी तो वो उस घर में जाकर रहते थे, और वो टॉयलेट और वो आसपास की चीज़ वही यूज़ करते थे। तो सीबीआई ने ज़ीरो इन किया सीएम के सिक्योरिटी स्टाफ को लेकर
कि इनमें से ही किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बट अब सवाल ये था कि ये मामला 2005 का है, रिपोर्ट कह रही है कि लाश 15 साल पुरानी है, तो 90 से लेके या फिर 85-86 से भी लेकर, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है लाश की उम्र को लेकर, इतने लंबे पीरियड में कौन कौन ड्यूटी पे रहा, कौन कौन सीएम के साथ रहा, नहीं रहा, इन सब की लिस्ट निकालना, फिर उनसे पूछताछ करना एक लंबी कवायद थी। लेकिन सीबीआई ने कहा कि हम इसको इसी पैटर्न पे जांच करेंगे। तो सबसे पहले पता किया गया कि पिछले 15-16 सालों में सीएम की सिक्योरिटी किन किन एजेंसियों के पास थी। तो पता चला कि 1990 से लेकर 2005 तक त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो सिर्फ 2 अलग अलग बटालियन ने अलग अलग वक्त में संभाली है। एक त्रिपुरा स्टेट राइफल, तो त्रिपुरा स्टेट राइफल के जवान जो हैं वो सीएम की सुरक्षा में लगे रहते थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया था जब राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी, तो आरएसी, तो राजस्थान आर्म्स कांस्टेबलरी और साथ में त्रिपुरा स्टेट राइफल, यही 2 ऐसी बटालियन थी जिनके लोग सीएम की सुरक्षा किया करते थे। अब 15 सालों में इन दोनों बटालियन के सैकड़ों जवानों ने अलग अलग वक्त में ड्यूटी की, उनकी लिस्ट निकाली गई 1990 से लेकर सबकी, और एक एक के बारे में पता किया गया। और ख़ास तौर पर सीएम हाउस के उस एरिया में, जिस एरिया से ये सेप्टिक टैंक से लाश मिली, उस एरिया के नज़दीक जिन जिन का घर था सिक्योरिटी स्टाफ का, उन लोगों को, उस बिल्डिंग के हिस्से के लोगों पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो अब एक तो उनका नाम पता निकाला गया, दूसरा ये पता किया गया कि इनमें से उस वक्त तक ड्यूटी पे कौन कहाँ रहता था। कई बार पता चला कि कुछ लोग उस बिल्डिंग में इतने वक्त तक रहे, फिर दूसरी बिल्डिंग में भी चले गए, दूसरे वाले भी उधर चले गए, तो ये घालमेल भी हो रहा था। लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं। सीबीआई एक एक कर से उनसे पूछताछ करती रही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पूछताछ कर लिया गया, कोई क्लू नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिली। और दिक्कत ये थी कि अब तक पुलिस बिना नाम, बिना चेहरे, बिना किसी पहचान, जिसका कत्ल हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और उसी के कत्ल को वो सुलझाने की कोशिश कर रही। एक मुश्किल ही, अब उस कत्ल जिसका हुआ उसकी जानकारी नहीं है, नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम। आसपास पूरा सब पता किया गया कि कोई ऐसा है जो मिसिंग है, 15 साल से मिसिंग है, कोई जानकारी नहीं मिली। तब सीबीआई ने कहा कि ये पूछताछ में तो कुछ मिला नहीं है, चलो कम से कम इस जो हड्डियां मिली हैं और एक सिर्फ स्कल मिला, उसके ज़रिए मरने वाले के बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो जो अगरतला लैब, फॉरेंसिक लैब था, उसने तो हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि हम एक खोपड़ी के बिना पे इसका चेहरा और इसकी पहचान नहीं दे सकते। फिर पता किया गया तो पता चला कि चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप सिर्फ एक खोपड़ी को दे दें तो वो उस खोपड़ी को, उसका चेहरा लौटा सकती है। बट उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बनावट, जबड़े की बनावट, दांत, बाकी चीज़ें। तो खोपड़ी का वो हिस्सा सलामत था और ये अच्छी चीज़ थी। सीबीआई की टीम उस खोपड़ी को चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजती है। चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में जाने के बाद वहाँ के एक्सपर्ट साइंटिस्ट जो है वो उस पर काम करते हैं काफ़ी वक्त तक। वो उस खोपड़ी के साइज़ के हिसाब से, उस खोपड़ी के जबड़े के हिसाब से, दांत के बनावट के हिसाब से एक आइडिया लगाते हैं कि अगर इसके ऊपर मांस का लोथड़ा होता और इसका चेहरा होता तो ये कैसा दिखता, ये कैसे दिखती। तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को और हड्डियों को जब उस पर अपना काम शुरू की जांच, तो चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब ने एक चीज़ बता दी, उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। जो पहली रिपोर्ट दी उन्होंने वो ये कि ये जिसका भी ये कंकाल है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। दूसरी चीज़ उन्होंने एज भी बता दी। उन्होंने कहा कि मरने वाले जो लड़की है उसकी उम्र 15 से 17 साल के बीच है। हड्डियों के बनावट और बाकी चीज़ों से एज को पता किया जा सकता है। ये साइंस में है और फॉरेंसिक साइंस में ख़ास तौर पर। अब तो खैर ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि मरने वाले का एज, कब मरा, एग्जैक्ट टाइम तक, 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब ने ये खुलासा किया कि जो सेप्टिक टैंक से चीफ मिनिस्टर के घर से जो कंकाल मिला, जो खोपड़ी मिली, जो हड्डियाँ मिली, वो असल में एक लड़की की है। तो अब इसके बाद जो अगरतला लैब की वो थी कि साथ में एक प्लास्टिक की चूड़ी मिली थी, उसने इस चीज़ को पुख्ता कर दिया और ये अब तय हो गया कि ये लाश लड़की की है।
इसके बाद अब उन्होंने चेहरा बनाना शुरू किया। तमाम कोशिश के बावजूद कि इसके चेहरे की बनावट, इसके दांत, इसका स्कल, इसकी आँखों के ऊपर का हिस्सा, इन सारी चीज़ों के हिसाब से पहले उन्होंने प्लास्टिक के ज़रिए, फिर रबर के ज़रिए, फिर बाकी जो उनका अपना तरीका होता है वो एक एक कर पॉइंट करते करते और उसको एक चेहरा दिया। जो काली खोपड़ी और काली हड्डियाँ मिली थी सेप्टिक टैंक से, जब उसका चेहरा सामने आया तो खुद सीबीआई और फॉरेंसिक साइंस के लोग भी दंग रह गए। वो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर या कहें कि एक चेहरा के तौर पर सामने आया। अब चेहरा सामने था और सीबीआई ने कहा था कि 90%, सीबीआई को ये कहा गया फॉरेंसिक लैब के ज़रिए चंडीगढ़, कि जो उन्होंने चेहरा बनाया 5-10% ऊपर नीचे हो सकता थोड़ा सा नैन नक्श में, लेकिन 90% ये है कि चेहरा मेरा उस लड़की का हूबहू मिलता जुलता है। अब सीबीआई के सामने पहली बार एक चेहरा था पूरा खोपड़ी की जगह पे। अब उस चेहरे के ज़रिए उसका नाम और पता ढूंढना था। लगा कि अब केस सुलझ जाएगा। इसके बाद सीबीआई उस चेहरे के साथ पहुंचती है त्रिपुरा। इधर उधर कोशिश की जाती है, उस चेहरे को दिखाया जाता है, महीने बीत जाते हैं, लेकिन न वो चेहरे के बारे में कोई सुराग दे पाता है, न उस चेहरे का कोई नाम पता ठिकाना बता पाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक चेहरा सामने होने के बावजूद भी, जिसको फॉरेंसिक ने इतनी मेहनत से तैयार किया था, बेकार जाता है। महीने, दिन, महीने, साल बीतते जाते हैं। धीरे धीरे सीबीआई भी इस केस को छोड़ देती है। आज 2020 हो गया है, 15 साल पहले का यह वाक़या है। सीबीआई की डायरी में, सीबीआई के लिस्ट में इस देश में जितने कुछ अनसुलझे केसेस हैं, उसमें से एक केस ये भी है जो आज भी अनसुलझा हुआ है। सब कुछ सामने आने के बाद भी, एक चेहरा सामने आने के बाद भी मरने वाली का आज तक सुराग नहीं मिला। मुख्यमंत्री के घर के अंदर के सेप्टिक टैंक में उस लड़की को रेप और कत्ल करने के बाद किसने डाला, आज तक उस कातिल और रेपिस्ट का सुराग नहीं मिला। और जबकि ये तय है कि जो भी था वो कोई पावरफुल था, और जो भी था या तो सुरक्षा गार्ड में अगर हों तो उनमें से, या फिर मुख्यमंत्री के अपने स्टाफ में से, लेकिन ये चीज़ हमेशा दबी रही। आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। करीब 2 साल पहले 2005 का ये मामला था, मतलब 13 साल तक ये केस यूं ही पड़ा रहा। 2 साल पहले ये केस एक बार फिर जिंदा हुआ 2018 में, जब त्रिपुरा में चुनाव हुआ और पहली बार वहाँ पे लेफ्ट पार्टी हारी और बीजेपी बहुमत में आई और सरकार बनी। जब बीजेपी ने वहाँ पे शपथ ले लिया, मुख्यमंत्री उनके बन गए, तो बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया और बाकी जगहों पे उनका बयान और सब कुछ छपा। और तब ये केस कैसे ज़िंदा हुआ, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जितने भी मंत्री और इवन मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जो सरकारी बंगले में जा रहे हैं रहने के लिए, सीएम हाउस में अगरतला में रहने जा रहे हैं और बाकी मंत्री अपने अपने, तो वहाँ जाने से पहले सारे मंत्री और मुख्यमंत्री अपने अपने उस बंगले और कोठी की ऑफिशियल सेप्टिक टैंक को ज़रूर चेक करा लें, क्या पता उसके अंदर कोई लाश निकल आए। ये हवाला दिया गया था 2005 के इसी लाश की, और उनका कहना था कि लेफ्ट की पार्टी की सरकार जब थी तो बहुत सारे लोगों का कत्ल कराया गया और उनको कत्ल करा कर इसी तरह सेप्टिक टैंक और कहाँ छुपाया गया। तो बीजेपी के उस नेता ने बाकायदा ये आगाह किया था कि जो भी मंत्री और मुख्यमंत्री हैं अपने अपने सरकारी निवास में जाएं, उससे पहले अपने अपने सेप्टिक टैंक की सफाई करा लें, धुलाई करा लें, चेक करवा लें, ताकि कल को ये ना हो कि उनके रहते हुए कोई लाश निकल आए। ये 13 साल बाद इस तरीके से ये केस जिंदा हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि आज 2005 के बाद 2020 हो चुका है। उस सेप्टिक टैंक में किस लड़की की लाश थी, उसका नाम क्या था, उसका पता क्या था, कहाँ की रहने वाली थी, किसने उसको मारा, किसने उसके साथ रेप किया, वो कौन लोग थे, ये सारे सवाल अनसुलझे हैं। सीबीआई जैसी एजेंसी भी इन सवालों का जवाब आज नहीं ढूंढ पाई है। उसके बाद कितनी सरकारें आई गईं, पर इस केस का कुछ नहीं हुआ। यह आज भी एक अनसॉल्व केस की कैटेगरी में है। अब पता नहीं कब तक रहेगा और कभी खुलेगा भी कि नहीं। दुआ तो यही कि कभी ये केस खुले और पता चले कि सच्चाई क्या थी। अगर ऐसा होता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। अब जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्राइम तक की फैमिली के पहले ही लिखा था। तो सबसे पहले तो एक शैलेश चौहान है और इनकी पत्नी ऋतुजा, दोनों पुणे से हैं।
आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। इसके अलावा आफ्ताब अंसारी और शाइस्ता हैं, इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। रमेश चौधरी और गीता चौधरी हैं, इनकी मैरिज एनिवर्सरी कल है, इन्होंने कहा था कि आज आप हमें विश कर दें, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा रणवीर पंडित हैं, 4 मई को इनकी एनिवर्सरी बीत गई, तो ब्लेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को भी। कुछ हमारे क्राइम तक फैमिली के लोग हैं जिनका बर्थडे है, उसमें एक हैं शशांक पटेल, तो शशांक जी आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा SK अब्दुल ताहिर, इन्होंने कहा मेरा नाम भी ताहिर है, तो आपको भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, जन्मदिन मुबारक। सुयोग मशकर हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो पूरी क्राइम टीम की तरफ से ही बधाई आपको। इसके अलावा सागर पणिगढ़ी हैं, और इनके जो पिताजी हैं संदीप पणिगढ़ी, उन्होंने भेजा इनके बेटे का बर्थडे है, तो बहुत बहुत सागर जन्मदिन की बधाई। इसके अलावा धैर्य करदम, इनकी माया जी, सुनील करदम ये चाचा हैं, इन तीनों की, और ये भेजा है विपिन करदम ने भी, इन तीनों का इत्तेफाक से बर्थडे है, तो धैर्य, माया जी आपको और सुनील करदम जी आपको बहुत बहुत आपकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिरन देव, इनका बेटा जो है वो देव हिरन, इन्होंने कहा था कि वे बड़े शौक से कहानी सुनते हैं, तो देव थैंक यू वेरी मच, ये शायद नन्हे मुन्ने अभी। अयाज शेख हैं, मनीष व्यवहारे हैं, अरविंद सेठी हैं, अमन कुमार हैं, ये जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था दिल्ली पुलिस में, और उन्होंने कहा कि कल बड़े थके हुए थे, रात को गए नहीं, तो अमन जी कल के लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, आइंदा फिर अभी ऐसा नहीं होगा। लव कांडे हैं, इसके अलावा आनंद बुंधे हैं, प्रणब पाटिल और विभव, ये सारे कहानियाँ सुनते हैं। एक मिस्टर जॉली हैं, इन्होंने भेजा है एलिजा लैम की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ जॉली साहब। अशफाक खान हैं, आकाश प्रजापति हैं, ये लिटिल लक्की भी हैं, इन्होंने कहा कि ये जब मेरी कहानी सुनते हैं, ये छोटे से हैं शायद अभी, आकाश प्रजापति, तो कहते हैं मैं अपनी बहन को आप ही की तरह कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता हूँ, तो कुछ टिप दीजिए। कुछ नहीं है आकाश, बस इसी तरीके से तुम सुनाते रहो, अच्छे अपने आप अच्छा लगने लगेगा। नैन्सी यादव हैं, अंबर हैं, इसके अलावा अफशीन हैदर हैं, प्रवीण बिश्नोई हैं, डिम्पल जगदोले हैं, आशीष गटी हैं, जीवन धाकोड़ हैं, ये नेपाल से हैं, नीलेश पटेल हैं, ये भी नाराज़ हैं, इन्होंने कहा था कि विक्रांत गुप्ता के साथ आपको मैंने कई बार कहा मेरी ख्वाहिश है आ जाइए दोबारा, तो नीलेश पटेल जी नाराज़ ना हो, जल्दी आता हूँ विकी पाजी को पकड़ कर। हालांकि आजकल वो घर पे ज़्यादा रहते हैं, क्वारंटीन में कम दफ्तर आते हैं, क्योंकि क्रिकेट का तो सीज़न भी नहीं चल रहा, सारे मैचेस तो बंद ही हैं, IPL भी नज़र लग गई कोरोना की। इसके अलावा गुंजन चौधरी हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आज आप सभी के लिए मैंने स्पेशली कहा था कि एक तो नोट करके ले आऊँ, बहुत सारे की एनिवर्सरी, बहुत सारे के बर्थडे, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।